स्वागत करता हूँ मैं आपके एक और महत्वपूर्ण क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल। कैसे सभी लोग बताइए एक बार, सबको आवाज क्लियर जा रही है? हेलो वर्षा, हाउ आर यू? बाकी लोग भी कंफर्म करिए आपको आवाज आ रही है। सभी लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए आपको आवाज आ रही है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हमारा आज का क्लास। और मैं आपको बता दूं कि ये आपका लास्ट टॉपिक है ना? इस बैच का लास्ट शेड्यूल है। आज नहीं है, मतलब कल है, क्योंकि इसको तो मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। और मैं आपको एक बार दोबारा वापस से दिखा देता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं आपको सिलेबस से रूबरू कराते रहता हूँ ताकि आपको पता रहे कि आप क्या कर रहे हैं अभी और मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखिए, हम लोग हमारा ये टॉपिक है, जो हमारा पूरा आपका सिलेबस है, उसमें पहला यूनिट था अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। उसके बाद दूसरा यूनिट हमने किया अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अगर आप शुरू से क्लास देख रहे होंगे तो आपको लिंक हो जाएगा चीज़ें। तीसरा यूनिट था क्रिएटिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट का, ये सब देखा हमने। फिर उसके बाद हमने डी यूनिट देखा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। और अब यहाँ पर हमारा लास्ट यूनिट चल रहा है अभी, जो कि है हमारा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इसके अंदर जो पिछले क्लास तक हम लोगों ने किया, उसमें एनईपी और बाकी जो एजुकेशन पॉलिसीज थे उन सब पर हम लोगों ने काम किया था। अगर आपको याद हो, आरटी एक्ट या जितना भी अलग अलग चीज था, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हमारा बस ये वाला टॉपिक बचा है, ठीक है, स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल। तो इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, है ना? है ये एक लाइन का, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग को कहीं पे भी कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है? तो लेकिन मैंने आपको पिछले क्लास में भी कहा था कि आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ते जा रही है जैसे जैसे हम अंतिम की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको अगेन स्टार्ट करना है यहाँ पर, क्योंकि आपके पास एक्सेस तो रहेगा ही। तो आप एकदम बिल्कुल फ्रेश की तरह स्टार्ट करेंगे। कभी कभी ना अपने को थोड़ा नादान भी बनना है कि नहीं यार, मुझे तो फिर से पढ़ना है। आप आराम से एकदम पहली क्लास से स्टार्ट करिएगा। हर क्लास को वैसे ही देखिएगा, जैसे मैं एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा 8 AM का ही, वैसे ही देखिएगा जैसे मैं कराता हूँ। फिर उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस बनाइएगा शुरू से, क्योंकि आपके पास समय है, अभी एग्जाम की घोषणा नहीं हुई है। आप उसको दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा और नोट सामने रखिएगा। और अगर कोई भी एक नया पॉइंट आपको लगे जो मुझे नोट्स में लिखना चाहिए, तो वो नया पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? तो ये सब लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है और बहुत अच्छे से चीज़ों को करेंगे। बाकी आप सब लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है ही। तो खैर, अभी हम लोगों को आज जो है ना, आप लोगों के लिए स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल मैं आपको कराने वाला हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वर्षा, बहुत मोटिवेट करते हैं आप अपने टीचर्स को भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की वजह से हम लोग भी मोटिवेटेड रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको बताऊं, स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल क्या है। एनसीएफ तो आप जानते ही हैं, राइट? तो वहीं से शुरू होती है, क्योंकि करिकुलम की जब भी बात हो और एनसीएफ की बात ना हो तो बड़ा नाइंसाफी है। तो स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल में ये मेन ध्यान रखा जाता है कि हम अपने बच्चों को जो भी एक्टिविटीज करा रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, अक्सर आप यूट्यूब सेशन पे जुड़ते होंगे प्रैक्टिस के लिए, तब देखते होंगे कि करिकुलम की बात हमेशा होती है। तो हम ये कहते हैं कि हर वो चीज, करिकुलम पहले हमने पढ़ा भी है टॉपिक, हर वो चीज जो बच्चे के लिए जरूरी है वो करिकुलम है। हर वो चीज जो बच्चे के लिए जरूरी है, जो हम विद्यालय में कराते हैं, हर वो चीज करिकुलम में आता है। तो इसलिए सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सिर्फ किताब नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी को हम लोग देखेंगे। हालांकि ये सब चीज आपका जाना हुआ है, लेकिन मैं जान के इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल करिकुलम क्या प्रिंसिपल है ना? अभी तक आप बस एनसीएफ पढ़ रहे थे, अब एनसीएफ के साथ आप पूरे नजरिए को देखिए कि आखिर क्या हम चाह रहे हैं करिकुलम फ्रेमवर्क में। सो पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजीज, असेसमेंट, ये सब चीजें जो हैं, इसके कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो हम लोग इसके अंदर देखेंगे।
आप सब जानते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में बना, अच्छा एनसीएफ 2023 भी बन रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ है, तो वो होगा तो वो इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अच्छा अगर कुछ चेंजेज हुआ, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर कुछ चेंजेज हुआ जैसे एनईपी एनसीएफ में कुछ भी चेंजेज हुआ तो मैं उसके लिए आपको नोट्स बना के इसी बैच में ऐड कर दूंगा, लाइव ले लूंगा। अगर जैसे आपके एग्जाम के पहले एनसीएफ रिलीज हो गया, मतलब कोई भी सिलेबस में कुछ भी चेंज हुआ जिसमें मेरी आवश्यकता होगी तो मैं उसको रिलीज कर दूंगा। तो द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी इज एन एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट टू, है ना, रिजुविनेट इंडियन स्कूल एज वेल एज टीचर एजुकेशन, एंड द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीईआरटी 2005 फोकस ऑन connecting knowledge to life outside the school, ensuring that learning is moved away from the rote method, enriching the curriculum so that it goes beyond textbook and focus on making examination more flexible and integrating them with the class life. अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या है वो, है ना, स्कूल पाठ्यचर्या या जो एनसीएफ की हम बात करते हैं, अभी आप सिर्फ एनसीएफ मत सोचिए, क्योंकि एनसीएफ एक बस महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन इसको पूरे नजरिए से देखिए, स्कूल के नजरिए से देखिए। तो एनसीएफ तो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित हुए, राइट। भारतीय स्कूल के साथ साथ शिक्षक जो है शिक्षा को पुनः जीवंत करने के लिए एक दस्तावेज है। एक्चुअली 2005 तक हम लोग बहुत मोनोटोनस हो गए थे, हम लोग भी, तो मैं भी 2005 तक में मेरी मैट्रिक हो गई थी 10th, तो तब तक में ना हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम था वो बस चल रहा था। क्यों? क्योंकि 1986 वाली पॉलिसी थी, वो एजुकेशन पॉलिसी, उसी पे अपना चल रहा है और बहुत ज्यादा चाइल्ड सेंट्रिक वो नहीं था। तो एनसीईआरटी 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत ज्ञान को स्कूल के बाहर से के जीवन से जोड़ना, ये सब चीजें मिसिंग थी, इसलिए फोकस किया गया। और ये सुनिश्चित करते हैं कि रटन विद्या से, है ना, हम दूर करें और पाठ्यचर्या को समृद्ध करें, ताकि वह पाठ्य पुस्तक से पढ़े ही निकल जाए। यार हमें क्या सिखाया गया बचपन में? किताब 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 पढ़ो, किताब पढ़ो। हमारे घर में भी सब यही बोलते किताब पढ़ो। अरे एक्चुअल में किताब तो बस एक मोहड़ा है जो आपको बताता है कि क्या करना है, अब वो चीज करोगे आप रियल लाइफ में। और हम वहां से जोड़ ही नहीं पाते थे, पढ़ाई एकदम लगता था कि भाई महायुद्ध शुरू हो गया, पढ़ने बोल दिया तो, क्योंकि वो लिंक नहीं था। परीक्षा को भी लचीला बचान बताने, क्योंकि परीक्षा भी एक प्रकार का डर था ना, उसको भी लचीला बनाने की बात की और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करने पर भी ध्यान दिया। अब सोचिए कितना मजेदार हो। हमें बचपन में दो चीजों से डर लगता था, स्कूल जाने से, किताब पढ़ने से, और दूसरी बात आप देख लीजिए एग्जाम से। तो किताब जाना, पढ़ना, स्कूल पढ़ना को अगर हम रोचक बना दे, एक कहावत है, जो रोगी चाहे से बैदा फरमावे, मतलब रोगी जो चाहता है डॉक्टर वही बता दे। मतलब रोगी अगर चाहता है कि इंजेक्शन नहीं देके दवाई से ठीक हो जाए, डॉक्टर बोले ठीक, तो कितना मजा आएगा। वही बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा खुद डरना थोड़ी चाह रहा है स्कूल से, लेकिन वो सिस्टम ऐसा है कि बच्चे को डर लग जाता है। किताब पढ़ो, मतलब किताब और अपने जीवन में इतना डिफरेंस बच्चों को लगता है कि वो समझ नहीं पाते चीजों को, डर जाते हैं, इसलिए वैसे जरूरत भी नहीं है। तो इसमें 5 जो है मुख्य चीजें बताई गई। पहला कहा गया इसमें, जैसे नहीं किसी बुक के टॉपिक होते हैं, वैसे एनसीएफ के 5 टाइटल थे, 5 एरियाज थे जिस पर इनकी पूरी दस्तावेज थी। पहला बोला एजुकेशन प्रोस्पेक्टिव, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 दस्तावेज में पहला क्या बोला, शिक्षा का परिप्रेक्ष्य बोला। देखिए एजुकेशन का क्या प्रोस्पेक्टिव है हमारा, ये हमेशा क्लियर रहना चाहिए। हम आप क्यों इस क्लास में आए हैं, ये क्लियर रहना चाहिए, क्लैरिटी मुझे भी होना चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। अब क्लास में आए हैं दूसरा बात करने लगे, तो फिर क्लास क्यों कर रहे हो, आके बैठ के बात करो, चाय पे मिलते हैं। तो आपको अपना पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। कई बार लोग देखिएगा अपने बात से भटक जाते हैं, टॉपिक से भटक जाते हैं, फिर उस चीज को उतना एफिशिएंट नहीं कर पाते। दूसरा है लर्निंग एंड नॉलेज, क्योंकि इस पर भी लिखा गया कि करिकुलम जो हम नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं, इसमें लर्निंग और नॉलेज को इंटीग्रेट करना है ना, बच्चा को ज्ञान दीजिए और वहां से उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन हो। करिकुलम एरियाज, स्कूल स्टेजेस, असेसमेंट, पाठचर्या क्षेत्र, स्कूल चरण और आकलन, इस पर भी ध्यान दिया गया कि ये सब चीजें बच्चों को कैसे कराना है कि पढ़ाई के प्रति बच्चों का इंटरेस्ट जगे। साथ ही साथ उसमें स्कूल और क्लासरूम का वातावरण भी एक देखा गया कि कहीं ना कहीं वातावरण से भी डर लगता, मास्टर जी प्रवेश करे तो हार्ट बीट बढ़ जाता था क्लास में, होता था ना, जबकि ऐसी कोई जरूरत ही नहीं। सिस्टमेटिक रिफॉर्म,
प्रणालीगत सुधार, सिस्टम में भी बहुत सारी खामियां थी। तो खामियां रहे ना रहे, करिकुलम जब बनेगा तो उसमें तो हर पॉइंट को देखा जाएगा। तो पांचवा पॉइंट ये था। तो अब यहां पर देखिएगा, इसके अंदर जो हमारा पाठचर्या का क्षेत्र है ना, स्कूल चरण है, आकलन है, उसमें क्या बात ध्यान रखा गया, है ना? उसमें ध्यान रखा गया, पहली बात तो लैंग्वेज, है ना? देयर इज नो नीड टू प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल्स सच एज स्पीकिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग अक्रॉस स्कूल सब्जेक्ट एंड फैकल्टीज। स्कूल के विषय और संकाय को बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने जैसे, है ना, मतलब नो नीड नहीं है, मतलब देयर इज अ नीड ऑफ, जैसे भाषा के कौशल को अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो भाषा क्या है कि पहली बात तो शुरू कहां से करोगे आप, सोचो आप मेरी बात समझ पाओगे, मैं आपकी बात समझ पाऊंगा, तब ना आगे की बात कुछ करेंगे। तो भाषा उसी में माध्यम होता है। वो अलग बात है कि मातृभाषा वाली जो बात है वो है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज बात हो रही है। तो भाषा का मूल क्या है, भाषा क्यों पढ़ाया जाता है बच्चे को? भाषा तो कोई गणित, ईवीएस और साइंस जैसी चीजें नहीं है। उसका काम है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना सिखाना। तो ये आवश्यकता है। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स क्यों करते हैं बताइए? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू लर्न अबाउट मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, एज एट द सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट बिगिन टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। तो कौन कौन सी शाखा इसमें रहेगी? गणित रहेगी। तो गणित के विषय में छात्र को अवसर प्रदान करना, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर छात्र गणित की संरचना को एक विद्या विषय के रूप में समझना शुरू कर देते हैं। और एक्चुअल में गणित हमारा एक्चुअल में पूरा रियल लाइफ है मैथमेटिक्स। और साइंस आया उसके बाद, साइंस पढ़ाना है बच्चे को। सो द कंटेंट एंड प्रोसेस एज वेल एज द लैंग्वेज ऑफ साइंस टीचिंग शुड बी अप्रोप्रिएट टू द एज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द लर्नर। तो जब करिकुलम बना तो करिकुलम में क्या क्या ऐड हुआ? विज्ञान ऐड हुआ, हम लोग भी पढ़े हैं। तो विषय वस्तु और प्रक्रिया के साथ विज्ञान शिक्षण की भाषा को शिक्षार्थियों की आयु और संज्ञानात्मक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। मुझे याद है दोस्तों, कक्षा 6 से अंग्रेजी शुरू होती थी हमारे टाइम पर, ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कक्षा 1 से ही शुरू कर देते थे। तो मैं कक्षा 3 तक अपनी माँ के स्कूल में पढ़ा था। फिर जब बहुत बदमाशी करने लगा तो मुझे प्राइवेट स्कूल में दिया गया। मैं जब प्राइवेट स्कूल में गया तो मुझे प्राइवेट स्कूल में इसलिए नहीं दिया गया कि वो अच्छा पढ़ाए, इसलिए कि मैं शांत रहूं डर से। तो ना मुझे कक्षा 3 और 4, 5 में ऐसी इंग्लिश उन लोगों ने कराई, मैं तो पूरा ब्लैंक हो गया और इंग्लिश का निजी जीवन से कोई कनेक्शन ही नहीं हो रहा था। अब फिर आपको पता है कक्षा 6 में गवर्नमेंट का रूल था, तो फिर से कक्षा 6 में आ गया वही बुक, दिस इज अ काउ, दैट इज अ सन, ऐसे करके। तो वो जो चीज आया ना, तो फिर हमें लगा अरे फिर तो वापस वही पहुंच गए। तो वो एक गवर्नमेंट का रूल रहता है करिकुलम में। तो ये था कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ाई जाए। तो साइंस को ऐसा मत करिए कि उनके आयु और संज्ञानात्मक क्षमता से बहुत ज्यादा आप दे दीजिए, उसके अनुरूप दीजिए। इसके बाद सोशल साइंस को ऐड किया गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस फोकस होना, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच टू लर्नर एंड conducting research on key nation concerns such as gender, justice, human right, and sensitivity towards marginalized group and minorities. तो सामाजिक विज्ञान क्या है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान अधिगम के लिए एक अंतः विषय उपागम पर ध्यान केंद्रित करता है और प्रमुख राष्ट्रीय चिंता जैसे कि लिंग, न्याय, मानव अधिकार और हाशिए के समूह और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति संवेदनशील। तो एसएसटी क्यों पढ़ेंगे? रटने के लिए नहीं, आप ये समझिए कि सामाजिक व्यवस्था कैसी है। आप ये समझिए कि सामाजिक व्यवस्था में कहाँ किस चीजों की जरूरत है, क्यों सामाजिक व्यवस्था को इंप्रूव करना है, कौन लोग हाशिए पर हैं, वंचित हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं। उसके बाद जो हमारा वर्क स्कूल करिकुलम रहा, उसके अंदर बोला गया कि प्री प्राइमरी से शुरू करके फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल नीड टू बी रिवैम्प्ड, है ना, नीड टू बी रिवैम्प्ड। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब हुआ बेटा कि आप अलग अलग विषय को जोड़कर पढ़िए, है ना। जैसे अभी भी एनईपी में भी नए नए विषय में भी बोला गया है कि उनमें ना ज्यादा डिफरेंस ना, जैसे बॉडी में कैसे बोलते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब जुड़ा हुआ है, वैसे ही विषय में क्या है कि अलग अलग डिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग विषय। तो इस अलग अलग चीजों में लिंक करिए आप, ताकि बच्चे को ना समझ में आए कि ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। सो
प्री प्राइमरी से सेकेंडरी सीनियर लेवल तक नीड टू बी रिवैम्प्ड सो दैट टू रियलाइज the educational potential of work as an educational medium in knowledge acquisition, value development and multiple skill building. तो कार्य स्कूल उसमें क्या बोला कि देखिए प्री प्राइमरी से शुरू करिए यानी कि प्ले स्कूल से शुरू करके है ना वरिष्ठ माध्यमिक यानी कि 12 क्लास तक पुनर्निर्माण करिए, ज्ञान प्राप्ति, मूल्य का विकास, बहुकौशल निर्माण, है ना, शैक्षणिक का जो आपकी माध्यम है इसके रूप में कार्य की शैक्षणिक क्षमता को आप महसूस करिए। कहीं नहीं बोल रहा है कि रट लीजिए, एनसीएफ तो रोट लर्निंग को ऐसे भी हटाता है। तो इसलिए कार्य स्कूल का ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के अंदर बहुकौशल का विकास हो, बच्चे के अंदर अलग अलग ज्ञान की प्राप्ति, अपने वैल्यूज जगे। पढ़ाई का मतलब ही वही है। ये तो झूठ मूठ में किताब पढ़ो, कॉपी भरो और नंबर लाओ करा दिया है। उसके बाद है आर्ट एजुकेशन, इसको भी ऐड किया गया। फोक एंड क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड डांस, विजुअल आर्ट, poverty, clay work, theater, art, and heritage craft should be recognized as an integral part of the school curriculum. स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल वाले में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को किताबी कीड़ा मत बनाओ, लकीर का फकीर मत बनाओ, बच्चे को डाइवर्सिफाई करो। तो संगीत, नृत्य, शास्त्रीय रूप, दृश्य कला, कठपुतली, मिट्टी का काम, रंगमंच और विरासत शिल्प को स्कूल की पाठ्यचर्या के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी गई। हस्तकला वाली बात गांधी जी ने 1935 में बोल दी थी, सोचिए। तो हर चीजें आपकी ऐसी जुड़ी होनी चाहिए। साथ में पीस एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पीस ओरिएंटेड वैल्यूज शुड बी प्रमोटेड इन ऑल सब्जेक्ट थ्रू आउट द स्कूल ईयर विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट एक्टिविटीज। पीस एजुकेशन शुड बी मेड अ कंपोनेंट टू टीचर एजुकेशन। सो प्रासंगिक गतिविधि की मदद से पूरे स्कूल के वर्षों में सभी विषय में शांति उन्मुख मूल्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शांति शिक्षा को शिक्षक शिक्षा का एक घटक बनाना चाहिए। पीस एजुकेशन, बच्चे को शांत रहना सिखाइए, उचित सोचना सिखाइए, क्या नहीं करनी है वो भी बताइए। जीवन की भाग दौड़ में ये करना वो करना वो करना दौड़े जा रहे हैं, तो एक समय पर आके आपको सोचना है कि किस प्रकार से शिक्षा का प्रमुख मूल्य क्या है। और साथ में साथ आपके शारीरिक और मानसिक सुंदरता के लिए योग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को भी ऐड किया गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द learner. It may be possible to successfully address enrollment, retention and school competition issue through health and physical education program including yoga. तो बच्चे के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम जिसमें योग भी है, इसके माध्यम से आप में इसमें भी आप बच्चों का नामांकन कराइए, बच्चे को रिटेन करिए और स्कूल पूरा होने के मुद्दे का सफलतापूर्वक संचालन करिए। अब होता क्या है ना दोस्तों, बचपन से आपको जिस चीज की आदत पड़ जाती है आप वैसे करते हैं। अगर आपको जोर से बोलने की आदत पड़ गई, आप मोटा मोटी वैसे ही रहते हैं। आपको अगर एक्टिविटी करने की आदत पड़ गई, योग करने की आदत पड़ गई, तो आप वो चीज जानते हैं। आज भी मुझे स्कूल का ड्रिल याद है। अभी भी कभी कभी मुझे अगर दिक्कत होती है ना तो मैं सुबह सुबह उठ के वही ड्रिल करता हूँ। कैसे? ऐसे 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 ऐसे, ये वाला। तो ये कराया हुआ है तब ना सीख रहे हैं हम लोग, तो करिकुलम में ऐड करिए। अब इसके कुछ डीप में जाएंगे, इसके डीप प्रिंसिपल्स के में। तो इसके साथ साथ और किस बात पर फोकस किया गया, ये ध्यान रखा गया कि करिकुलम शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, है ना, रट्टू तोता नहीं। According to the theory arising from the influence of the sociology, all the useful experience and activities of human society should be given place in the curriculum. In making a psychology curriculum, most emphasis is given to the interest, inclination, and ability of the children. Inclusion of subject and activities that develop science and scientific temper has become an essential requirement of today's curriculum, because what is useful and what is not for the physical life of human being, and how anything can be made useful for human being. So only science can solve this question. तो यहां पर क्या है, ध्यान से देखिए। पाठचर्या का जो निर्माण है वो हमेशा समाज के उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। हमारा टारगेट क्या है? समाज के उद्देश्य को पूरा करना, है ना। समाज शास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत के अनुसार पाठचर्या में मानव समाज के समस्त उपयोगी अनुभवों और क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए।
तो चीजें हमारे लिए उपयोगी हो। मैं दोस्तों अभी भी आपको बता रहा हूं, सारा माइंडसेट का खेला है। मैं आपको बताऊं, इसी समाज में रह के आप सबसे खुशहाल रह सकते हो, लाख प्रॉब्लम के बाद भी खुश रह सकते हो, अगर आपको जीवन का उचित मूल्य समझ में आ गया। और यही बात करिकुलम में सिखाए जाने की बात की गई थी, जो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन मैं आज भी आपको बोलता हूं कि आज इस बात को समझ जाओ ना कि जो भी आपके इर्द गिर्द हो रही है वो होना है, वो होगा। लेकिन अल्टीमेटली हमें जीवन के उचित वैल्यूज, उचित चीजें, उचित तथ्य को समझना है। इमोशन भी आएंगे, क्रोध भी आएगा, बहुत अपर लेवल की बात मैं बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हमेशा ऐसा फील आपको हमेशा नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर यह शक्ति होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार के माहौल में दुख भी आएगा, क्रोध भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं आएगा, वो आएगा, लेकिन इन सभी के बीच भी आपका जो इंटरनल एरिया है इसको आप सुदृढ़ रख सकते हो। समझ रहे हैं? आपके बाहर सब कुछ है और आपके इमोशन में भी आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपके इमोशन में आ रहा है तो आप अपने अनुभव से, अपने कार्य से, बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल एक अच्छा वर्ड उसके लिए बोल सकते हैं ओली, आत्मनियंत्रण से, आत्मचिंतन से, आत्मशक्ति से आप उसको अपने अंदर विबल नहीं होने दे रहे। क्यों? क्योंकि उससे आपको सिर्फ और सिर्फ घाटा है। तो ये भी कहा गया कि इसमें ना बच्चे को हर चीज, उनके अनुभव, क्रिया, जीवन के लिए उपयोगी चीजें को करना जरूरी है। मनोविज्ञान पाठचर्या निर्माण में सबसे अधिक बल बालकों की रुचि, रुझान या योग्यता पर देता है। विज्ञान और वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करने वाले विषय और क्रियाओं का समावेश आज के पाठचर्या की एक अनिवार्य चीजें हो गई। अब टेक्नोलॉजी भी देखिए, आप साइंस भी देखिए, साइंटिफिक अप्रोच अपनाइए, उसके बेसिस पर क्रिया करवाइए बच्चों को। आज के पाठचर्या की एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य के भौतिक जीवन के लिए क्या उपयोगी है, क्या नहीं, किस वस्तु के लिए मानव को कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है, ये चीज विज्ञान ही बता सकता है। साइंस से तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते ना। आज डिजिटल एजुकेशन आप इतना बोल रहे हैं, साइंस की वजह से ही तो है ना? जी बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन चीजों से ना सिर्फ बच्चों को नहीं, हमें भी सीखने को मिलती है। Thus, based on this importance of philosophical, social, psychological, and scientific trend in curriculum development, the following principles should be followed. तो इस प्रकार पाठ्यचर्या निर्माण में दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के महत्व के आधार पर निम्नलिखित सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए। तो उसके अब क्या क्या सिद्धांत थे जिससे कि हम बच्चे को आगे बढ़ा सके? तो पहला तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, जो आप जानते हैं। तो साइकोलॉजी गिव्स मैक्सिमम एम्फेसिस ऑन चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस, ये तो आप जानते हैं चाइल्ड सेंट्रिक। द करिकुलम शुड आल्सो बी child centric. This means that the curriculum should be appropriate to the interest, need, ability, aptitude and attitude, intelligence and age of the children. Children can be placed in some category according to their interest, inclination and ability, such as a student with literary inclination, student interest in science, student interest in creative work and handicraft, etc. Curriculum for them can be planned in different class, but these classes should also include many subjects so that children can get opportunity to choose subject and activity as per the interest. मैं इंजीनियरिंग किया हूँ। इंजीनियरिंग में आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे में चित्रकारी भी था और वो वुडन वर्क वाला भी था। क्या तो बोलते थे, नाम भूल गया मैं। हम लोग वो लकड़ी काटते थे। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है, चाइल्ड सेंटर में कई सारी चीजें आती है। एक तो बच्चे के रुचि, बच्चे की आवश्यकता, क्षमता, योग्यता, उनकी सोच, उनकी बुद्धि, उनकी आयु के अनुसार से दीजिए, और उनकी रुचि, रुझान, योग्यता के अनुसार से उनको कुछ वर्गों में रखा जा सकता है। सबका एक जगह इंटरेस्ट नहीं होता है ना। साहित्यिक प्रवृत्ति वाले जो छात्र हैं, विज्ञान की रुचि वाले छात्र हैं, रचनात्मक और हस्तकला वाले छात्र हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा बच्चा किस फील्ड में आगे जा सकता है ना। लेकिन यहाँ पे एक और बात है जो मैं लास्ट में बोला था कि इसके लिए पाठचर्या का नियोजन वर्ग में किया जा सकता है, किंतु इन वर्गों को भी अनेक विषय का समावेश होना चाहिए, है ना, जिसमें आप रुचि के अनुसार विषय और क्रिया चुन सके। तो एक तो आप हर एंगल देखिए, दुनिया में आपको हर रिलेटेड चीज को जानना तो जरूरी है।
मैं सीडीपी का मास्टर हूं, तो मेरा जीवन में और ऐसा थोड़ी मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं मैथ नहीं जानता हूं, साइंस नहीं जानता हूं, एसएसटी नहीं जानता हूं, आर्ट एजुकेशन नहीं जानता हूं, और जानना नहीं चाहिए क्या? आप एक चीज में माहिर हो सकते हैं, है ना? लेकिन आपको बच्चों को हर प्रकार की चीज, क्योंकि क्या पता, अब जैसे अब मैं जॉब कर रहा था, विदेश में था, और पढ़ाने लगा, मुझे बहुत पढ़ाता पहले से था बाय शौक, मुझे पैशन लगा कि यार ये काम तो मुझे गजब मजा आ रहा है। मेरे पुराने स्टूडेंट कोई हो तो मैं ऐसा नहीं कि टाइम बीत रहा है तो मैं बोर हो रहा हूं, मैं दिन प्रतिदिन मेरी एनर्जी और एक्टिविटी बढ़ती जा रही, उम्र बढ़ रही है लेकिन बढ़ते ही जा रही। तो ये किया मैं तब ना मुझे फील हुआ कि मैं शायद इसके लिए बना हूं। अब एक बात बताइए, मैं अपने ट्रेडिशनल नौकरी करते रहता तो मैं कभी समझ पाता अगर मुझे मौका नहीं मिलता पढ़ाने का, तो है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को भी उस हिसाब से देखिए। उसके बाद आता है आपको खेल और खेल कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध, है ना? So principle of interrelation of play and work activity. The child is very interested in play activity but does not show the same interest in work. The reason for this it is he feel pleasure from playing. Therefore, in curriculum development, emphasis should be laid on the fact that children can get some enjoyment from knowledge. देखिए, and related activities as far as sports activities. This does not mean that the activity of knowledge and play should be considered the same. Rather, it means that the order to make the activity of knowledge interesting, efforts should be made to relate them to the activity of play. In the regard, the statement of Crow and Crow seems important. The aim of those who direct the learning process should be to make such a plan of cognitive activities in which the approach of play gets a place. तो अब इसमें क्या कहा, देखो चाइल्ड सेंट्रिक तो करा ही है, लेकिन खेल और कार्य की क्रिया के बीच में संबंध रखिए। मतलब क्या? देखिए, खेल की क्रिया में बच्चा रुचि लेता है लेकिन कार्य के प्रति वैसी रुचि प्रदर्शित नहीं करता, ये बहुत नेचुरल चीज है। इसका कारण यह है कि खेल से उसे आनंद की अनुभूति होती है। अतः पाठचर्या निर्माण में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि ज्ञान संबंधी क्रिया से भी बालक को खेल की क्रियाओं के समान ही आनंद प्राप्त हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान और खेल की क्रियाओं को एक जैसा समझा जाए। खेल अलग चीज है, ज्ञान अलग, पढ़ाई अलग चीज है, लेकिन चीजें कैसे जुड़ती है ये आपको बस ध्यान रखना है। इसका आशय यह है कि ज्ञान की क्रिया को रुचिकर बनाने के लिए खेल की क्रिया से संबंधित करने का प्रयास किया जाए। कितनी बढ़िया बात बोली अगर आप महसूस करें तो। कह रहा है कि खेल कभी भी पढ़ाई नहीं हो सकता है, लेकिन आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें खेल इंक्लूड करो। थैंक यू ओली राय, वाओ, थैंक यू वर्षा, थैंक यू पांडे। तो कितनी जबरदस्त बात है, आप समझ रहे हैं? फिर से मैं बोल रहा हूं, खेल अलग है। देखिए कितना बढ़िया बात बोला है, बहुत बढ़िया बात आपसे यहां पे मिस हो जाएगी। ये कह रहा है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान और खेल की क्रिया को एक जैसा समझा जाए। इसका अर्थ ये है कि ज्ञान की क्रियाओं को रुचिकर बनाने के लिए खेल की क्रियाओं से जोड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी पढ़ाई को बच्चे के खेल से रिप्लेस कर दीजिए, चलो दिन भर तुम खेलते ही रहो, नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो लोग सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं उसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि ज्ञानात्मक क्रिया की ऐसी योजना बने जिसमें खेल के दृष्टिकोण को स्थान प्राप्त मिले। मतलब खेल आपको इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बढ़ाने में, आपको चीजों को समझाने में। इसके बाद जो भी आप लोग लिख रहे थे, रियल लाइफ से जोड़ने का सिद्धांत, है ना? रियल लाइफ से जोड़ने। सो द मोस्ट important principle of curriculum development is that only those subject activities and things should be included in the curriculum which are related to some way in some way and other to the present life of the children. That should be relationship, and at the same time this should also be useful for their future life. Only by studying such subject will children be able to achieve success in life. So present life, future life. This is why the importance of traditional Sanskrit school and maktabs has reduced today, because the subject taught in them are very little relation in life. क्या कह रहा है देखिए,
कि पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाओ कि पाठचर्या का जो विषय है, जो क्रिया है, जो वस्तु है ना, ऐसा सम्मिलित करे कि किसी न किसी रूप में आपके रियल लाइफ से जुड़ा हो और साथ ही आपके भावी जीवन यानी कि फ्यूचर के लिए भी उपयोगी हो। सिंपल। अब ये हो जाएगा तो पढ़ाई बोझ लगेगा? बताइए, नेवर, कभी भी पढ़ाई बोझ नहीं लगेगा। तो ऐसे विषय का अध्ययन करके ही बालक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। परंपरागत संस्कृत पाठशाला का मकतब का महत्व आज इसलिए कम हो गया है क्योंकि उनमें पढ़ाए जाने वाले विषय का जीवन से बहुत कम संबंध होता है। मतलब जो स्पेसिफिक कल्चर्ड विषय हैं वो उस कल्चर को बढ़ावा देता है, उस मामले में ठीक है, लेकिन रियल लाइफ की जो जिंदगी है उससे ये बहुत नहीं जुड़ पाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ये किया गया। तो रियल लाइफ हुआ। अब क्या कह रहा है कि रियल लाइफ से तो आप जोड़िए, लेकिन उसके साथ साथ जीवन के जो आपके अनुभव हैं उसको भी आप जोड़िए। सो द एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड कंप्लीटनेस टू लाइफ, therefore all those activities and experience related to life should be given place in the curriculum so that all round development of the child can be ensured। जहां आपको पढ़ाने में आपके किसी अनुभव से जोड़ा गया ना चीजें, जो आपने अनुभव किया है, आप खुद कहोगे हाँ सही बात है, कहोगे कि नहीं? For this, while creating the curriculum, effort should be made that it include all those activities which make physical, mental, social, political character and spiritual development of children possible. Since we have accepted the democratic system, the curriculum should be designed in such a way that the child can adopt the democratic system in his life from the very beginning. For this, such activity and experience should be given place in the curriculum, which is developed in democratic outlook as much as possible। दोस्तों, मैं आपको ना ये रियल लाइफ ऑफ अनुभव पर एक बात बताना चाहूंगा। मैंने जो महसूस किया, मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे किताबी ज्ञान नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं अलग फील्ड से था, लेकिन मेरा इन्वायरमेंट वैसा था। आप में से अगर लोग जानते हो तो मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर रहे और मेरे पिताजी बड़े ईमानदार टीचर रहे हैं। ईमानदार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की छवि उतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने उनको क्योंकि वो जो शिक्षा परियोजना आरटी एक्ट जब लागू हो रहा था उसके बाद जो चीजें चली हैं उसमें उनको मैंने काम करते देखा है, और वो उन सब के बावजूद भी अपने स्कूल का जो टाइमिंग था 10 से 4 होता था, तभी स्कूल की एक एक घंटी, वो जबकि प्रिंसिपल थे, खुद इंग्लिश के टीचर थे और मैथ पढ़ाते, तो जब तक उनकी जॉब रही है वो अपनी स्कूल की घंटी अपनी क्लास भी करेंगे, नॉर्मली प्रिंसिपल पढ़ाते नहीं। दूसरा चीज कि सारे टीचर सही से काम करें। तीसरा चीज, स्कूल अगर उनका आप देखिएगा, न्यूज में भी आया था, पापा को प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है राष्ट्रपति से, तो वो चीज मैंने देखा है। अब बात यह है कि इन चीजों को जब आप देखते हो कि आपके पिताजी, अब आप लोग देखते हो कि मैं टाइम्स डेली क्लास आता हूं, मैं देखता था कि मेरे पिताजी आज तक कभी भी 10:05 में स्कूल नहीं पहुंचे, 9:50 में पहुंचे। उसके अब हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन किसी भी स्थिति में, मतलब मैं एक सिंगल टीचर देखा हूं उनके पास बाइक भी नहीं था, वर्षों की बात मैं बता रहा हूं, 10 साल, बाइक बहुत बाद में लिए, और वो भी शायद हम लोग की वजह से नहीं ले रहे थे, ले तो सकते ही थे, नहीं ले रहे थे, वो लिए जब हम सब लोग बाहर निकल गए, कॉलेज वॉलेज में चले गए, उसके बाद पापा बाइक लिए। मैंने ये महसूस किया है कि वो साइकिल से तो घोगी आता था प्लास्टिक का, वो भारी बारिश हो रही है और हमारे घर से 18 किलोमीटर पापा का स्कूल था। बिलीव मी, एक चौक था 5 किलोमीटर पर, वहां जाते थे, फिर वहां से कोई बस वस में या किसी चीज में बैठ के जाते थे, जीप में। कभी अगर मौसम में ना मिला तो वो 18 किलोमीटर साइकिल से जाते थे। अब सोचिए कितना पहले निकलते होंगे घर से। और ये मैं एक भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूं आपको, क्यों बोलूंगा मैं अपने बाप के बारे में झूठ? तो ये चीज ना मैंने देखा है, और उनके स्कूल में कैसे बच्चे और टीचर सभी लोग रोचक कार्य करते थे। मेरी शुरुआती जो बीएड बुक्स आई थी उसमें कई सारे फोटोज मुझे सैंपल में लेने थे, मैंने पापा के स्कूल के एक्टिविटीज का लिया था। बच्चे को वो एक्टिविटी कराना, ऐसे कराना, समाज को, मतलब मैं बहुत छोटा हूं उस बात को बयां करने के लिए। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और अगर आप ऐसे पढ़ाओगे ना, और मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, किसी को मत बताना, रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना ज्यादा आसान है, थ्योरेटिकली पढ़ाना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन रियल लाइफ से पढ़ाने के लिए आपको ना उस चीजों पे आपको खुद रुचि होनी चाहिए। आपके अंदर रुचि के साथ साथ आपके अंदर उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आपको फिर वो लाइन लाइन पढ़ाना पड़ेगा, है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को ध्यान में रखिए। तो शिक्षा का उद्देश्य जीवन को पूर्णता प्रदान करना है। पाठचर्या को जीवन से संबंधित क्रिया से और अनुभव से जोड़ दीजिए, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए पाठचर्या का निर्माण करते समय ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए जिसमें वे सभी क्रियाएं समाहित हो, जिनसे बालक को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास संभव हो सके। चूंकि हमने डेमोक्रेटिकल व्यवस्था को स्वीकार किया, इसलिए पाठचर्या का निर्माण इस प्रकार हो कि प्रारंभ से ही बालक अपने जीवन में लोकतांत्रिक पद्धति को ग्रहण और धारण कर सके। इसके लिए पाठचर्या में ऐसी क्रिया और अनुभव को स्थान देना चाहिए जो डेमोक्रेटिकल रूप से विकसित हो। डेमोक्रेटिकली आपको देश के लिए, समाज के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ एजुकेशन लाइफ, है ना, शिक्षा जीवन की अवस्था में। इसमें जो है एन वाइटेड ने कहा कि curriculum should be in the accordance with the three stages of education life: curiosity, accuracy, and generalization. From this point of view, the curriculum should be such that it can give real knowledge to the children and so that they can be successful in real life. ताकि देखो, शिक्षा में तीन चीज जोड़ो। एक तो आपकी क्यूरियोसिटी, कौतूहल, जिसको आप जिज्ञासा भी बोलते हो। दूसरा एक्यूरेसी, यथार्थता, उचित काम करो। तीसरा जनरलाइजेशन, यानी कि जो भी चीज आप काम कर रहे हो वो रियल लाइफ में जनरलाइज होना, सामान्यीकृत होना चाहिए। वो रियल लाइफ के लिए एक नेचुरल रूल होना चाहिए। इतना जनरलाइज कर लो, अच्छा पढ़ाना जनरलाइज कर दो, मतलब वो बेसिक चीज है, वो आपको करना ही करना है। ऐसे तो पाठचर्या ऐसी हो जो बच्चे को यथार्थ का ज्ञान दे सके और वास्तविक जिंदगी में सफल बनाए। हम यहाँ बैठे पड़े हैं क्वेश्चन टिक मारने में, है ना। आप लोग देखिए, एग्जाम पर क्रैक करिए, नंबर लाइए, प्रदर्शन करिए, लेकिन मानना तो आपको पड़ेगा ना कि इन सब के साथ अगर आप अपने वास्तविक जीवन को सफल नहीं बना पा रहे तो सब बेकार। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद कम्युनिटी लाइफ, ये भी बहुत बड़ा है। While creating the curriculum, all those social practice, belief, values and problems should be given a place, while keeping in mind the local need and circumstances through which children can become familiar with the important things of community life. The Secondary Education Commission has also emphasized on the principle and state curriculum should be related to the community life as a giving essential part. सामुदायिक जीवन संबंध का सिद्धांत, तो आपका जो पाठचर्या है वो स्थानीय आवश्यकता के हिसाब से होना चाहिए। आपको सेंट्रल किसी भी आप जॉब में जाइए, केबीएस में जाइए, ईएमआरएस में जाइए, रेलवे में जाइए, या किसी में भी जाइए, नवोदय में जाइए, आपको रीजनल चीजों के पर बहुत बढ़ावा दिया जाता है वहां पे। तो सामाजिक प्रथा, मान्यता, विश्वास, मूल्य, समस्या, सबको आप स्थान दीजिए। आप किसी एक केरल के गांव में जाके स्कूल में गए और आप अपना हिसाब से चला रहे, नहीं, आपको वहां की आंचलिक व्यवस्था के अनुसार से करना पड़ेगा, है ना, जिनसे बालक सामुदायिक जीवन की प्रमुख बातचीत से परिचित हो सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी इस सिद्धांत पर बल देते हुए कहा कि पाठचर्या सामुदायिक जीवन से सजीव अनिवार्य अंग के रूप में संबंधित होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, शैक्षिक उद्देश्य के अनुरूप इन सब के बीच में आपको ये नहीं भूलना है कि आपका उद्देश्य क्या है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, कितनी एग्जाम्पल लेता हूं, लेकिन लास्टली टू द पॉइंट रहता हूं कि हमारा टॉपिक क्या है, ये भी नहीं भूलना है। सो curriculum is the means of achieving educational objective. Therefore, while determining the curriculum, the objective of education should always be kept in mind. Therefore, only those subjects and activities should be included in the curriculum which are suitable for the objective of education. अब रियल लाइफ से कराने में बहुत चीज है, लेकिन वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो करिकुलम है उसी के इर्द गिर्द आप घूमिए। In the present time, the aim of education is to develop physical, mental, social, cultural, and character of the children, as well as to make them proficient in some industry or production work. So, पाठचर्या शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है, अतः पाठचर्या का निर्धारण करते समय शिक्षा के उद्देश्य पर निरंतर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पाठचर्या में
उन्हीं विषय या क्रियाओं का समावेश करना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्य के अनुकूल हो। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक विकास करने के साथ साथ उन्हें किसी उद्योग या उत्पादन कार्य में भी निपुण करना है। ठीक है, तो ये हमें पूरा ध्यान रखना है कि बच्चे को हमें कैसे चीजों से जोड़ना। एक बार ना मैं इन सभी पॉइंट को आपको लिंक करके बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हर चीज होनी जरूरी है। पहली चीज मैंने क्या बोली इस प्रिंसिपल जब पढ़ा कि बच्चे को बच्चे के हिसाब से पढ़ाओ, चाइल्ड सेंट्रिक कराओ, राइट। फिर मैंने बोला कि खेल और कार्य की क्रियाओं में जोड़ो। खेल खेल में शिक्षा, लेकिन शिक्षा होनी चाहिए। खेल शिक्षा नहीं हो सकती, शिक्षा को खेल रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन शिक्षा में खेल इंक्लूड करो ताकि रुचिकर बने। उसके बाद जीवन से, रियल लाइफ से रिलेट करो। करना आपको सब ये नहीं कि खाली रियल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं और टॉपिक से भाग गए। उसके बाद जो जीवन संबंधी क्रियाएं हैं, जो आपके एक्सपीरियंस है, लाइव एक्टिविटीज है, एक्सपीरियंस, उसको शामिल करो। अनुभव से बढ़ के कोई दूसरा बड़ा टीचर नहीं। और उसकी 3 अवस्था बताई गई यहाँ पे व्हाइटहेड के द्वारा कि कौतूहल, जिज्ञासा को ध्यान में रखो, यथार्थता को ध्यान में रखो कि क्या वास्तविकता है, क्या चीज होनी चाहिए, और जनरलाइज, मतलब इतना अच्छी चीजों को जनरलाइज करके रखो कि शिक्षा जीवन का एक अभिन्न अंग बने। कम्युनिटी जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तब तक नहीं होगा। तो कम्युनिटी जो है, सामुदायिक जीवन का संबंध आपको बना के रखना है। और साथ ही से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रहना कहाँ है। अभी क्लास में हूं मैं, आके बड़ी बड़ी बातें कर दिया, क्लास खत्म होने के बाद तो मैं भी समाज में ही जा रहा हूँ, घर में ही जा रहा हूँ, आप भी जा रहे हो। आप उससे मुंह मोड़ सकते हो क्या? पूछिए बोली। उसके बाद शैक्षिक उद्देश्य के अनुरूप आपको, शैक्षिक उद्देश्य क्या है उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका जो एम है वो एम आपका अच्छे से क्लियर हो, है ना। पांडे जी, वर्षा, ओली, क्लियर है? एक क्वेश्चन देखिए, हालांकि आपको ये होमवर्क है, सारे होमवर्क आपको दिए हुए हैं, लेकिन आप ये क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, ये जो मेरा नया इनिशिएटिव है ना, हर क्लास के साथ आपको क्वेश्चन देने का, बड़ी मेहनत लगता है इसमें, लेकिन आपको जो है ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये चीज बहुत फायदेमंद है। सर, देयर आर सो मेनी फिलोसफर, नेम ऑफ द कोर्स, वी नीड टू मेमोराइज दैट ऑल। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ओली, वही तो एजुकेशन में बदलाव हुआ है। अगर आपने परीक्षाओं में डिसेंट बदलाव देखे हो तो वही तो बदलाव हुआ है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि कैसे कहा गया कि स्कूल में की चीजों को मतलब बच्चा को जो चीज भारी लगता है, एक्चुअल में जो आपको भारी लगता है ना, है ना, वो चीज शायद आपके लिए सही नहीं है। और यही बात को पकड़ा गया। स्कूल जाने से क्यों डरते थे हम लोग? टीचर से डरते थे। अभी वही मैं बता रहा था, तो उन चीजों को हटाया गया ना। वैसे ही अब आप देखिएगा कि बहुत ड्रास्टिक चेंज किया गया। साइकोलॉजिस्ट के नाम वगैरह नहीं पूछता है, नहीं पूछता है। सब आपका काम ये हो गया। एक दो साइकोलॉजिस्ट का नाम पूछ सकता है या उसके अकॉर्डिंग बात पूछ सकता है, उसको आपको बिल्कुल मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आप जितना रिवाइज करोगे, जैसे मैं अपनी बात बताता हूं, मैं भी शुरू किया तो मुझे किसी का भी नाम याद नहीं था, लेकिन जब मैं उनकी थ्योरी में डूबते गया तो समय के साथ साथ वो चीजें महसूस होने लगती है कि यार, जिन प्याजे ने ऐसा बोला, कोहलबग ने ऐसा बोला, वाइगोत्स्की ने ऐसा बोला, ये व्यवहारवादियों ने ऐसा क्यों बोल दिया। आप बस समझने पे बिलीव करिए, ठीक है, क्योंकि आपका मेन एजेंडा वो है ही नहीं ना, तो एजुकेशन सिस्टम वो चाहता है। अगली क्लास और लास्ट क्लास कही वो कल है, जो आप लोग को करना है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं आगे कुछ भी अगर चेंजेस आता है उसमें, तो उस चेंजेस को मैं इंप्लीमेंट करवाऊंगा आपके क्लास में। डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सब लोग अपना फीडबैक दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले होमवर्क सब लोगों को बनाना है। देख रहे हैं, मतलब आप लोग डेली क्लास करते हैं तो मैं डेली बोलता नहीं हूं, आप लोग समझ रहे हैं। देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस मैं उस टॉपिक से जुड़े हुए देता हूं। ऐसे ही एक ही पीडीएफ में दोनों चीजें बहुत रेयर है, और मैंने ये खुद की नीड समझी कि मुझे अगर ऐसे पढ़ाया जाता तो शायद मैं बहुत अच्छा कर पाता, तभी मैं आपको दे रहा हूं। अभी कल क्लियर नहीं है लक्ष्मण, जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। ये मुझे लगता है कि जो अभी हो रहा है वो तो होगा ही, एक सब्जेक्टिव आपका शायद विषय का जुड़ेगा, जो विषय से आप देंगे वो देखेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच, बाय, जय हिंद।